वन सो कल आई होप आप लोगों को ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्लियर हो गए होंगे। साथ में आपको टॉरिक जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल इमेज लेकर आया हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसाक न्यूटन डिस्कवरिंग ग्रेविटी वाइल इन क्वारंटाइन ड्यूरिंग प्लेग एपिडेमिक। इसाक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कब की थी? जब वो खुद क्वारंटाइन में थे प्लेग एपिडेमिक के। आइसोलेशन इज गुड फॉर क्रिएटिव आइडियाज, सो यूज दैट टाइम वाइजली, बी लाइक न्यूटन, सीक द ट्रूथ। इसमें मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो क्वारंटीन टाइम है, लॉकडाउन जो है वो काफ़ी अभी और इंक्रीज़ कर दिया गया है और मे बी चांसेस हैं कि अभी इंक्रीजेज रहेगा, जून जुलाई तक ये जा सकता है। तो इस टाइम पे हम नेगेटिव थॉट लाकर या अपने टाइम को वेस्ट ना करें। हमें इसाक न्यूटन से सीखना चाहिए कि उन्होंने क्वारंटीन टाइम का कितना अच्छा उपयोग किया और दुनिया को ग्रेविटी दी। तो हम लोग इतने ज़्यादा इस टाइम पर अपनी फोर्स के साथ अपनी स्टडीज़ पे इतना फोकस कर सकते हैं कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम हम पूरा अपनी स्टडीज़ पे लगा सकते हैं। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशंस कौन कौन से दो मोशंस होते हैं सर? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। आप सब जानते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, सर रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पार्ट में मूव करती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बात एक बार और अपने एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज़ कीजिए कि आपने एक सर्कल बनाया, ठीक, आप उस सर्कल के अंदर स्टैंड हुए और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर चारों तरफ आपने घूमना शुरू कर दिया। तो जो आप घूमेंगे इसको हम कहेंगे रोटेशन, यानी कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही मूव करें, यानी कि आप जहाँ पे खड़े हुए हैं आप वहीं पर मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रोटेशन। फिर क्या किया, आपने बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सर्कल बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपने उस सर्कल के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू किया, उसे हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। तो सेम वे में अर्थ करता है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पार्ट में मूव करता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहली चीज़ इतना और जान लीजिए कि रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में और रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 डेज 6 आवर्स में। वन रोटेशन इज completed in 24 hours and one revolution is completed 365 day 6 hour। समझ में आ गई बात? अब ये 6 आवर आफ्टर 4 ईयर इसको हम इंक्लूड नहीं करते, फिर 4 साल बाद जब ये पूरा एक दिन बन जाता है तो हम इसको लीप ईयर कहते हैं, और उसमें दिन कितने हो जाते हैं, 366 डेज। ये समझ में आ गई? 6 घंटे 4 साल में इंटू 2 का 24 घंटे और 366 डेज। अब ग्लोब ने हमने पिछली क्लास में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स देखे थे। अब आपको एक फैक्ट और बताता हूँ मैं आज कि ग्लोब जो होता है, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि सर हमारा जो ग्लोब है वो गैलेक्सी में बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हमारी फुटबॉल रखी रहती है वैसे रहता है। नहीं बेटा, हमारा जो ग्लोब है यानी जो अर्थ है वो इस तरह से नहीं है। हमारा अर्थ गैलेक्सी में 23.5 डिग्री टिल्ट है। देखिएगा ये जो है ना, इस तरीके से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कैसा है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि उसको होना कैसे चाहिए था, उसको होना था ऐसे, लेकिन बिकॉज ऑफ इस टिल्टनेस वो हल्का सा 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। अब सर इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, हम सब देखेंगे इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। पहली चीज़, ये बात आपको समझ में आ गई, इसीलिए हमारी जो एक्सिस है वो होनी सीधी चाहिए, लेकिन कैसी दिख रही है आपको एक्सिस,
ये दिख रही है, एक्सिस होनी ये थी, लेकिन ये होती है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब उसके बाद सर इसमें एक चीज़ और बताइए कि द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। इन्होंने कहा कि सर क्योंकि हमारा अर्थ काफ़ी हद तक स्फेरिकल शेप में है, तो इसी की वजह से जो आधा पोर्शन है अर्थ का, वहीं पर डायरेक्ट रेज आ पाती हैं सन की, बाकी के पार्ट पर सन की डायरेक्ट रेज नहीं आ पाती हैं एक टाइम पर। सर बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस इन नाइट। और जो अदर पोर्शन जहाँ पर सन की रेज नहीं आ पाती हैं उस टाइम पे, वहाँ पे नाइट होती है, और जहाँ पे सन की रेज आती हैं वहाँ डे होता है। अब सर इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कैसे करें? आपके पास एक टॉर्च होगी, टॉर्च को लीजिए या मोबाइल की फ्लैश लाइट लीजिएगा। आपके घर में जो बॉल होगी, पूरे कमरे को बिल्कुल लाइट बंद कर दीजिएगा, अंधेरा कर दीजिएगा, और फिर फ्लैश लाइट या फिर टॉर्च की लाइट को जलाइएगा अपनी बॉल के सामने। तो आप देखेंगे कि जिस तरफ से आपने टॉर्च को जलाया है, उसके बॉल के सामने वाला पोर्शन जो टॉर्च को फेस कर रहा है, वहाँ पर तो बहुत अच्छी लाइट होगी, लेकिन उसके पीछे वाले पार्ट में जो लाइट पोर्शन है वो बहुत कम और ना के बराबर होगा। तो इसी तरह से हमारे अर्थ पे होता है, यानी कि जो सन के सामने वाला फेज़ होता है वहाँ तो दिन होगा, और जो सन के सामने फेज़ नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या होगी, जहाँ पे सन की रेज नहीं आ रही वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। तो ये कंसेप्ट होता है डे एंड नाइट का। और द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और सर्कल में जो लाइन इसको डिवाइड करती है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये होता है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अभी तक हमने कितने 4 पॉइंट्स को देखा है? रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करता है, जब अर्थ एक सन के अराउंड सर्कुलर फिक्स पाथ पर मूव करता है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, और जो लाइन हमें डे और नाइट को डिवाइड करती है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? अब एक पॉइंट और इसको देखते हैं कि डे एंड नाइट का कंसेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ वो इस फिगर में देखिए कितने अच्छे से बताया है। ये सन की रेज जो थी वो डायरेक्ट इस पोर्शन पे आ रही हैं, क्योंकि हमारा ग्लोब झुका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्लोब झुका नहीं होता तो क्या होता बेटा, कि सपोज़ ये ग्लोब ऐसे होता और जो हमारी एक्सिस है वो ऐसे होती, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता कि इस वाले पोर्शन पर कम्प्लीटली आपको यहाँ पर डे देखने को मिलता है, यहाँ पे नाइट। लेकिन बिकॉज हमारा जो ग्लोब है वो टिल्ट है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो होता है कि एक्सिस ये रही, लेकिन क्योंकि ये टिल्ट होने की वजह से यहाँ तक सन की रेज आ रही है, और ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन बन रही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट को डिवाइड करती है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो एक्सिस लाइन ही वो लाइन होती जो हमारे डे एंड नाइट को डिवाइड कर देती, क्योंकि वो आधे पार्ट में जाता, आधे पार्ट में नहीं जाता, लेकिन झुके होने के कारण वो एक्सिस लाइन उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन से अलग बन रही है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब सर ये समझ में आ गया कि डे एंड नाइट किसके कारण होते हैं? सर ड्यू टू रोटेशन। क्योंकि अगर रोटेशन नहीं होगा, सपोज करो अगर यही वाला फेस सन के सामने रहे हमेशा, ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसको जूम करके, यही वाला फेज अगर सन के सामने रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा डे रहेगा, और यहाँ तक सन रेज आएगी नहीं तो यहाँ नाइट रहेगी। डे रहने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, वार्म रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर लो और कोल्ड रहेगा। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिससे कि डे एंड नाइट होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे भी यही कहा है कि अगर क्या हो, अगर अर्थ पर रोटेशन नहीं हो, तो अगर अर्थ पर रोटेशन नहीं होगा तो जो पार्ट सन का फेस कर रहा है वहाँ पे हमेशा डे रहेगा, और जो पार्ट सन की रेस को फेस नहीं कर पा रहा है वहाँ हमेशा नाइट रहेगी। अब सेकंड मोशन आता है आपका रिवॉल्यूशन। वो बताता है, कंप्लीट होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम डू यू नो देखते हैं। द एंशेंट Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and it rotates its own axis. ये वाली रोटेशन की जो बात है ये हमारे किसने बताई थी हमें? रोटेशन की बात हमें बताई थी आर्यभट्ट जी ने, जिन्होंने कहा था कि हमारा अर्थ जो है वो राउंड है
और वो अपनी एक्सिस पर ही मूव करता रहता है। अब आते हैं, जो सेकंड मोशन होता है वो होता है रिवॉल्यूशन, जो आपके सन के अराउंड मूव करता है। अब हम शुरू करने वाले हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशंस देख चुके हैं, अर्थ टिल्ट होता है ये देख चुके हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को हम देख चुके हैं, रिवॉल्यूशंस को भी देख चुके हैं। रिवॉल्यूशन के पूरे फिनोमेना को हम इस डायग्राम से समझेंगे। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट है ये। इस कंसेप्ट को अगर हमें समझ में आ गया तो हमें हमारे दुनिया में, हमारे अर्थ में होने वाले सीजन्स का सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सिर्फ यह कंसेप्ट आपको सब कुछ सिखा देगा। बहुत फोकस के साथ कीजिएगा। दिस इज अवर सन, ठीक, दिस इज अवर सन, और ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम कहते हैं ये वाला सेक्शन जहाँ पर सन की रेज आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पीछे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, आगे चलते हैं। अब होता क्या है बेटा कि इस टाइम पर सन की डायरेक्ट रेज जो 21 जून होता है, उस समय सन की डायरेक्ट रेज आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आ रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेज उस तादाद में, उस पोजीशन पे नहीं आ पा रही है। तो इस वजह से जो समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होगा, समर, और विंटर साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या होगा, विंटर। अब ये पोजीशन थी यहाँ पर। अब जब हमारी पृथ्वी एक सर्कुलर पार्ट में मूव करते हुए इधर पहुँचती है 23 सितंबर को, इक्विनॉक्स, अब क्या होता है यहाँ पर सन की रेज जो है वो डायरेक्ट आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट उतनी ही आ रही हैं दोनों के ऊपर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर दोनों ही जगह जो सीजन्स होते हैं वो ऑटम का सीज़न होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, दोनों हेमिस्फीयर में। अब क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो मूव करके इधर पहुंचती है। अब क्या हुआ कि जो सदर्न हेमिस्फीयर था वो अर्थ के सामने आ गया, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो सॉरी जो सदर्न हेमिस्फीयर था वो सन के सामने आ गया, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो सन के बैक में चला गया। तो 22 दिसंबर को क्या हो जाता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर आ जाता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, विंटर आता है। अब इसी तरह से हमारी अर्थ मूव करती हुई यहाँ पर आई 21 मार्च, इक्विनॉक्स, यहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट पहुँच रही हैं दोनों जगह, स्प्रिंग का सीज़न आ गया। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में सन की रेस बराबर इक्वल अमाउंट में पहुँच रही हैं। तो दोनों जगह जो मौसम रहता है वो स्प्रिंग का रहता है, ना समर ना विंटर। ये चीज़ें आपको समझ में आई? तो 12 से इस चीज़ को देखिएगा। देखिए, जिस एरिया पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, जिस हेमिस्फीयर पर, वहाँ पर समर का सीज़न आ जाता है, और जिस हेमिस्फीयर पे उस समय समर सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती हैं वहाँ पर विंटर सीज़न आ जाता है। अब इसमें करना क्या होता है कि ये साल के 4 दिन आपको याद करने हैं, याद नहीं करने, सिर्फ समझने हैं। देखो, आप इंडिया में रहते हो, हम ये देखते हैं कि 22 मार्च के बाद इंडिया में समर आता है। इंडिया में समर कब आता है, 21 मार्च के बाद समर का सीज़न शुरू होता है, और 21 जून के बाद पूरी तरह से हमारे यहाँ समर आ चुका होता है। इन चीज़ों को ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से पहले आप इस पूरे मैप को देखिए, 5 मिनट, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। काफ़ी मुश्किल है ये आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाना, बिकॉज ये प्रैक्टिकली समझाना काफ़ी ईजी हो जाता है। फिर भी एक बार हम और कोशिश करते हैं समझाने की, कि हमारा ये अर्थ का पोर्शन ऐसे होता है सन के सामने, ये हो गई एक्सिस, ये हो गया इक्वेटर, डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर का सीज़न। सर, साउदर्न हेमिस्फीयर में तो सन की डायरेक्ट रेज आएंगी नहीं, तो वहाँ कैसा सीज़न हो जाएगा, विंटर का। कब, 21 जून को। अब क्योंकि 1 साल लगता है रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में, फिर एक टाइम बाद हमारा जो अर्थ है वो सन के इस पोजीशन पे आ जाएगा 23 सितंबर को, जब सन की रेज जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल अमाउंट में पहुंचेगी। वो सीज़न कौन सा होगा हमारा, स्प्रिंग का सीज़न होगा या ऑटम का सीज़न होगा। उसके बाद क्या होगा,
फिर हमारा जो अर्थ है वो यहाँ मूव करके पहुँच जाएगा 22 दिसंबर को। अब सदर्न हेमिस्फेयर सन के सामने फेस किए हुए होगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, विंटर। अब दोबारा से हमारा अर्थ मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर सन की रेज डायरेक्ट दोनों भागों में इक्वल आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका इक्विनॉक्स, सॉरी स्प्रिंग का सीज़न। फिर हमारे अर्थ दोबारा से इधर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के सामने, यहाँ पर आपका समर का सीज़न हो जाएगा। आज इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जितना समझ में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर कल मैं दोबारा रिवॉल्यूशन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं।